So आज का जो presentation, it is nothing, just an overview how biochemistry is important and how is it an integral part of medicine. So can I have your comments? ये तो एक छोटा सा PPT है, देखोगे तो भी अच्छा है, नहीं देखोगे तो भी अच्छा है. तो biochemistry, what is biochemistry according to you? एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे कम पढ़ना होता है, एग्जाम जब अनाउंस हो उससे 15 दिन पहले पढ़ लो. इज इट सो? ऐसा नहीं मिला अभी फीडबैक? गुड. सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? कोई भी एक बच्चा बोल दो. यस, यहाँ से कोई बोल रहा है ना, बोलो, कम ऑन, एनीबडी. ओके, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को और थोड़ा सा हम कैसे वो करेंगे? Yes, so that can be a better definition. It is the chemical base of the all these life processes. Okay, so अगर हम life processes की बात करते हैं तो to begin with हमें कहाँ से शुरुआत करनी होगी? Yes, सबसे पहले तो cell, the cell organelles, and what all is the chemical composition of the cell. Now, frankly speaking, we assume that this is something which you all are well versed with. So we don't generally keep a class only for cell and its organelles, but definitely when we would go through your syllabus during the classes and during when we discuss various metabolic processes, cell और उसके organelles की significance अपने आप highlight होगी. Like when we talk about any metabolic pathways, the first thing that comes is कि which is the tissue where it is occurring, and in the tissue which portion of the cell is it occurring? Is it occurring in the cytoplasm, or is it occurs in the mitochondria? Where are the enzymes present? Or it is half in the cytoplasm and through a carrier it moves into the mitochondria. So जैसे जैसे आप पढ़ोगे processes उसमें cell अपने आप cover होगा. And usually there is no direct question on cell biology. It comes when we talk about molecular biology. So maybe in your second semester we would be dealing with the molecular biology aspect. तो सेल हो गया. अब उसके बाद और क्या? हमने कहा केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़नी है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम? हाँ, तो इसको हम एक टर्म में क्या बोलेंगे? द बायो मॉलिक्यूल्स. यस, ठीक है. तो मेजर जो कैटेगरीज हैं बायो मॉलिक्यूल्स की जो हमको पढ़नी होंगी, वी बिगिन विद विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और हमारे डाइटरी कंपोनेंट्स में भी सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स 1, देन फैट, प्रोटीन. अदर देन दैट ये तीनों जो हैं ये एक कैटेगरी में इसलिए आते हैं बिकॉज ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. देन व्हाट एल्स? न्यूक्लिक एसिड. वेरी गुड. यस. तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल के अंदर, और जेनेटिक कैरियर्स भी हैं. देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये एनर्जी प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हैं, बट इनकी प्रेजेंस जरूरी है फॉर कंडक्शन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज. एंड इनकी सिग्निफिकेंस समझ आती है जब हम इनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को समझते हैं, राइट? बिकॉज वाइटामिन्स तो कैसे एक्सप्लोर हुए थे, कैसे डिस्कवर हुए थे? व्हेन देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वर स्टडीड इन डेप्थ. उन पे जब रिसर्च हुई थी, देन इट वाज रियलाइज्ड दैट यस, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट व्हेन इट इज मिसिंग इट लीड्स टू सो एंड सो डिसऑर्डर. तो वाइटामिन्स, मिनरल्स हो गए. और कुछ याद आता है? कोई और कैटेगरी? यस, आयंस. सो इफ वी से आयंस, वी से we will have to study about the electrolytes, cations and the anions. तो अच्छा, और फिर हमें पता है कि सेल या बॉडी में हम दो कैटेगरी में बोलते हैं. एक तो होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. सो इट इज ICF and ECF. So we need to know which particular anion or cation is in higher composition in the intracellular and which is in the extracellular matrix. और जब इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा?
सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं दे वुड बी स्टॉप तो नहीं कह सकते, बट दे वुड बी डिसरप्टेड, दे वुड बी deviated from the normal या imbalance. So electrolyte imbalance and simultaneously acid base equilibrium and the acid base imbalance. क्या मतलब है acid base imbalance का? Okay. Yes. pH. Yes. So we know that body हमारी, आप अभी तक उसको हम अलग सिनेरियो से देखते थे, बट नाउ हम मेडिसिन पढ़ेंगे. Human body, you are going to study about the processes going in a live person, human being. ठीक है? So pH, blood का pH फिक्स्ड है, कितना होता है? अगर मैं कहूं कि 7.48 है तो होगा या नहीं होगा? होता है, बट बफर्स जो हैं वो उसको उसी रेंज में मेंटेन करते हैं. व्हाट इज द आइडियल रेंज? 7.35 to 7.45. इसके नीचे जाएगा तो एसिडोसिस कहलाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो एल्कलोसिस कहलाएगा. ठीक है? तो ये इम्बैलेंस भी, इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, इट इज ऑल्सो व्हाट वी वुड से दैट इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. तो सिर्फ ब्लड का ही पीएच इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल का, वेरियस टिश्यूज का, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में यू नो दैट इन द स्टमक there is secretion of acid, तो pH acidic होता है. there are some enzymes which work on a pH which is towards acidic. enzyme के लिए जो most appropriate pH होता है उसको क्या बोलते हैं? optimum pH. तो ये concepts भी पढ़ेंगे. तो इससे एक और बायोमोलिक्यूल की बात हो गई. we will also study about enzymes. ठीक है? enzymes पढ़ेंगे तो उनके साथ में isoenzymes और coenzymes के concepts भी पढ़ेंगे. An enzyme would be the first thing where we would also deal with the clinical aspect, because enzymes का एक बहुत important role होता है diagnostic importance. What is the meaning of diagnosis? Okay, to identify in terms of medicine, to reach to a conclusion, to diagnose a disease based on certain investigations or the history of the patient. तो अगर एक पेशेंट आता है, जब एक पेशेंट से क्लिनिशियन से मिलता है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन वी वुड गो फॉर सर्टेन इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे वी कैन थिंक ऑफ मोर देन वन प्रोबेबिलिटी. इस डायग्नोसिस को क्या कहते हैं? वेरी गुड, इट इज नोन एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस. क्योंकि अभी हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं. एंड यूजुअली यू वुड सी, जब आप पढ़ोगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में, या जब आपको ये बताया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशंस ऐसे सजेस्ट किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो उसमें दे राइट DD. DD स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस. बिकॉज एज अ क्लिनिशियन व्हेन यू आर सजेस्टिंग और प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस, तो आप उसमें लिखोगे कि भाई क्वेरी इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस. तो इसलिए पहले आप इन्वेस्टिगेशंस कराओगे. बेस्ड ऑन दोज इन्वेस्टिगेशंस यू विल कम टू सम कंक्लूसिव डायग्नोसिस. तो एंजाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोसिस. और इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं उनका रोल थेराप्यूटिक भी है. उनका रोल जो है डायग्नोसिस में सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे डायग्नोज करना नहीं है, वो एस्टिमेशन ऑफ वेरियस अदर पैरामीटर्स में भी हेल्पफुल. तो ये बायोमोलिक्यूल भी हो गया. और कोई बायोमोलिक्यूल ध्यान आ रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मिस हो रही है, वो तो प्रोटीन्स में कवर हो गए, वो तो फैट्स में कवर हो गए. प्रोटीन्स की ही एक कैटेगरी है हार्मोन्स. ठीक है? दी हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी फिजियोलॉजी एज वेल एज द बायोकेमिकल एस्पेक्ट. अगर आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी तरह से बताऊं तो हार्मोन्स के दो मेन कैटेगरीज होती हैं. कैन एनीबडी टेल मी? बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर वी क्लासिफाई हार्मोन्स एज, हार्मोन यूजुअली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एंड स्टेरॉइड्स. तो जब आप बायोकेमिकल बेस पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी तो आपको बता देगा कि कौन से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं. बट जब फंक्शंस की बात आएगी तो क्या आएगा कि किस प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस बायोकेमिकल पाथवे को इनहिबिट कर रहे हैं.
और जब इनहिबिट और एक्टिवेशन की बात होगी तो उसके अंदर ये भी आपको पढ़ना होगा कि कौन से पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। देन अगर हम एक एग्जांपल लें, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज ग्लाइकोजन? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बॉडी में अगर कुछ भी एक्सेस ग्लूकोज रहता है तो वो अल्टीमेटली इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर होता है? लिवर एंड मसल। सो synthesis of glycogen is known as glycogenesis and breakdown of glycogen is known as glycogenolysis. अब इन दोनों का रेगुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। A single hormone it activates the one pathway and it inhibits the other pathway. तो उससे एक ज्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच आती है दैट इमीडिएट एक्शन होगा कि एक तरफ अपटेक जो है वो बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाए। ओके, तो जैसे ग्लूकागॉन है, वी नो इट इज हाइपरग्लाइसीमिक इन नेचर। हाइपरग्लाइसीमिक यानी ग्लूकागॉन का क्या रोल है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होगा? जब ब्लड शुगर लेवल कम होंगे। उस कंडीशन में ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस को तो इनहिबिट करेगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज को बढ़ाएगा। दोनों के रेगुलेटरी एंजाइम्स अलग अलग हैं, वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दूसरे को इनहिबिट करता है। व्हाई आई एम गोइंग इनटू दिस डेप्थ? बिकॉज आप जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ोगे, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ोगे, आपको अप्रोच ये रखनी है। अभी तक हम लोग जब तक 11th-12th में पढ़ते हैं हम वी ट्राई टू क्रैम द स्टेप्स और उनके बेसिक एंजाइम्स थोड़े बहुत याद रखते हैं। अब हमको उसका बेसिक रीजन समझना है। आप टेक्स्ट बुक देखोगे, इफ यू ओपन, सबसे बड़ा फोबिया होता है वो इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो केमिस्ट्री कभी पसंद ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थी क्योंकि उसके अंदर वो सीधे वो हेक्सागोनल वो बनने शुरू होते हैं और वहीं से दिमाग जो है वो घूम जाता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दोज डायग्राम्स और दोज स्ट्रक्चर्स। नोबडी इंटेंड्स, नोबडी वुड एक्सपेक्ट कि आपको वो पूरा पूरा बनाना है। वो टेक्स्ट बुक्स में या रेफरेंस बुक्स में इसलिए दिए जाते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और हर स्टेप पे क्या चेंज हो रहा है, राइट? जैसे कि अगर फैटी एसिड है तो फैटी एसिड से असाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, यानी जो उसका एसिटिक ग्रुप है वहां पर असाइल ग्रुप असाइल कोएंजाइम में अटैच हो जाएगा, कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा, कन्वर्टिंग इट इनटू असाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अगर कहीं पे कीटो ग्रुप है और उसका रिडक्शन होगा तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि व्हाट इज द एक्चुअल चेंज टेकिंग प्लेस and under the action of which enzyme, and then further उस enzyme के activators कौन से coenzymes या cofactors हैं। So usually vitamins they act as coenzymes and the minerals they act as cofactors। ठीक है? So these are some of the major biomolecules which are required। तो हम एक बार एक quick look ले लेते हैं about after that definitely biomolecules की पहले आप chemistry पढ़ोगे, उसके बाद उसके पाथवेज पढ़ोगे मेटाबॉलिक। और मेटाबॉलिज्म को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन और एनाबॉलिक यानी सिंथेसिस। तो जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम दोनों पाथवेज पढ़ेंगे। नाउ रिमेंबर, ये वैसे भी बेसिक रूल है, अगर आपका एक सिलेबस है, आपका एक कोर्स कंटेंट है, उसमें जो भी टॉपिक डाला गया है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, राइट? फिर उस इम्पोर्टेंस को समझना हमारे लिए जरूरी है पहले, बिफोर वी स्टडी अबाउट दैट प्रोसेस। ये मैं हमेशा बताती हूँ। अब एवरी वन ऑफ यू नोज कि प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट व्हाट चैलेंज यू हैव इज कि अगर मैं अभी आपको बोलूंगी कि प्लीज राइट अ 10 मार्क क्वेश्चन दे रही हूँ मैं अबाउट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू राइट इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन? बोलो चलो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे अगर हम बात करते हैं। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक रो।
हाँ, they act as enzymes. Okay, और okay, tissue repair. Okay, hormone synthesis. कुल मिलाकर बात ये है कि थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है ना. तो the idea is कि आप हर पाथवे, हर कंसेप्ट, हर बायोमोलिक्यूल की इंपॉर्टेंस को एन्यूमरेट कर सको. आपकी अप्रोच ये भी रखनी जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग समथिंग और गेनिंग नॉलेज इज वन एस्पेक्ट, बट you know that at the end of session you have to appear in an exam, and that exam would be a written exam along with a viva also, oral exam also. तो हम जब पढ़ें, हम डिस्कस करके पढ़ें, हम इस तरह पढ़ें that we should be able to present our answers and we should be able to logically answer the questions that are put up by the examiner. इसलिए always discuss and when asked in class please come up with questions. क्लास में कोई गलत आंसर पे पनिशमेंट थोड़ी होता है, बट उससे आपका अटेंशन भी बनेगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे. क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक नीट के प्रेपरेशन के अंदर वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है दैट सब्जेक्टिव राइटिंग जो है हमारी खराब हो जाती है, एक्सप्रेसिव नहीं रहते. और अभी हम उसी अप्रोच पे चलते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने होंगे, शॉर्ट नोट में कितने वर्ड्स का आंसर करना होगा. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. आपको पता होना चाहिए योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शुड बी फेयर इनफ टू जस्टिफाई द क्वेश्चन and to convince the examiner that yes you have the basic knowledge of the concept. ठीक है. तो अब हम अपने इसके बारे में बात करते हैं. Definition: science concerned with chemical basis of life, as you said, chemistry of the life processes, or concerned with the chemical constituents of the living cells and with the reactions and processes that they undergo. तो अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के एम की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑल केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग सेल्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल. यही करते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट से ये बनेगा. व्हेन वी टेक कार्बोहाइड्रेट दे आर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन ड्यूरिंग डाइजेशन दे ब्रेक डाउन and ultimately they are converted into monosaccharides. Even the monosaccharides ultimately convert into glucose and then they are oxidized in the cells. So also the objective becomes how life began. उसका भी molecular basis हमको समझना है. और ये कहाँ से समझेंगे हम? When we understand the process of cell division, that is the molecular biology. Again I am saying अभी तक भी आपने पढ़े हैं ये concept basic, लेकिन अब उनका थोड़ा हमको in depth knowledge in terms of the factors which induce the processes and the factors which inhibit the processes also become important. एक और बात जो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हमको अल्टीमेटली हमारा एम जो क्लिनिशियन बनने का है उसमें हमारे पास कौन आएंगे? तो सिक पर्सन हु आर सफरिंग विद सम एलमेंट, यानी जिनमें कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी है, राइट. तो एबनॉर्मल को डील करने के लिए पहले हमको नॉर्मल समझना जरूरी है. दैट कम्स द बेसिक नॉलेज. और फिर उसको हम एबनॉर्मल से नॉर्मल कैसे बनाना है वो डील करना चाहिए. ओके. तो हम ये कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इन द मेडिसिन करिकुलम इज इम्पोर्टेंट. आपको हर टीचर बता रहा होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स टू परस्यू. इसमें इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी deals with the functions of that particular organ or tissue, and biochemistry integrates both these aspects because it describes the structure and function of living things in terms of the molecular basis. And why this presentation I always like to have in the very first class is to make you understand that ये आपके across the phases जब तक आप medicine पढ़ोगे और उसके बाद जब practice करोगे तब भी आपको ये concept clear रखने पड़ेंगे. So we say that there is a reciprocal relationship between biochemistry and medicine, and it has stimulated mutual advances in terms of research. Okay. So it has illuminated many aspects of health as well as disease. That is what I was saying, that normal and the abnormal, and
It is a study of various aspects and has opened up new areas of research in field of biochemistry. Frankly speaking, PG exams, जब पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा. मे इट बी मेडिसिन, मे इट बी सर्जरी और एनी अदर, बायोकेमिस्ट्री का एस्पेक्ट तो आएगा ही. सो लाइक इफ वी सी, न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिजीजेस से डील करने के लिए. प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं विद डिजीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया. एक एग्जाम्पल है, देयर आर होल लॉट ऑफ. प्रोटीन्स से रिलेटेड जितने इनबॉर्न एरर्स हैं उतने कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिलेटेड नहीं है. ओके, देन लिपिड्स, तो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. कार्बोहाइड्रेट, वी ऑल नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम दैट इज डायबिटीज mellitus. So biochemistry and medicine, that is how it is linked. What is the definition of health? अरे क्या बोल रहे हो भाई? चलो, I am happy to know that all of you are well versed with it. So physical, mental and social well-being. Usually क्या होता है कि physical और mental तो याद रहता है सबको, but social well-being नहीं याद रहता. और वो सबसे ज्यादा अभी कंसर्न का एरिया है, बिकॉज हम सब एक घर में रहने वाले 4 लोग भी अलग अलग, सिर्फ अपनी अलग दुनिया में है. वो अपनी सोसाइटी में सोशल मीडिया पे हैं, नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ऐसा ही हो रहा है. वी आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, या हम अवॉइड करने लग गए हैं कि डिस्टेंस ज्यादा है, या वी आर बिजी, वी गेट फ्री लेट इन द इवनिंग, तो हम मिस कर रहे हैं ऑन आवर सोशल कॉन्टैक्ट. So, and it is not merely the absence of disease or infirmity, but well-being is what is health. तो अगर biochemical viewpoint से health की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? A situation in which all of the many thousands of intra and extracellular reactions that occur in the body are proceeding at the rate that commensurate with its maximal survival in the physiological state. इस चीज को कभी सोच के देखिए कि हम जब इतने सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, वो सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं बॉडी में. अभी हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, मेरे मस्कुलर मूवमेंट के लिए भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. बिकॉज आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो एक डाइजेशन प्रोसेस भी अंदर चल रहा है बॉडी में. ब्लड शुगर रेगुलेट होनी है, बिकॉज विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स माई ब्लड शुगर लेवल शुड कम बैक टू द फास्टिंग लेवल. तो सारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं उसके लिए. ग्लाइकोलाइसिस भी चल रहा है, कुछ पोर्शन एचएमपी शंट भी चलेगा, ग्लाइकोजेनेसिस भी चलेगा. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. और उन सबके अंदर एक बहुत अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, एक रैपो होनी चाहिए, अ कंडीशन विच वी कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस. सुना है ये वर्ड? होम्योस्टैसिस स्टैंड फॉर द एंटायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म सच दैट एनी पैरामीटर रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर रेंज. रिसर्च पे भी इम्पैक्ट है. न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन. अभी जब आप लोग फेज 1 में होते हो, इवन ड्यूरिंग फेज 2, फेज 3, अपना कंसंट्रेशन मेनली रहता है, इतना सारा सिलेबस है, उन कंसेप्ट को याद करना है. एंड ऑफ कोर्स हम कितना भी कह लें, कुछ पार्ट तो हमको क्रैम भी करना पड़ता है, हमको उसको रिकॉल करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है. उसमें कई बार ये 2 चीजें मिस हो जाती हैं, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जबकि ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ का, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है मेडिसिन का. व्हाई डू आई से सो? बिकॉज चाहे हम कितने भी डायटिशियंस रख लें, जो कॉन्फिडेंस मुझे मेरा क्लिनिशियन देगा कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है. कई पेशेंट्स होते हैं इतने इंक्विजिटिव होते हैं, दे ऑलवेज रिलाई कि सर ये खा सकता हूँ क्या, फ्रूट में ये खा सकता हूँ क्या, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी सारे पता होने चाहिए. एंड रिमेंबर, मे बी इट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट एज अ क्लिनिशियन, एज अ न्यूट्रिशन गाइड, हमेशा पेशेंट को ये जरूर बताना कि तुम्हें ये नहीं खाना है. गॉट इट? रादर देन कि ये खाना है. वो तो वो पूछता ही जाता है पेशेंट, मैंने तो यही देखा है, वो पूछता ही रहता है जी ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये खा सकते हैं. वो तो आप उसको ये बताना है कि ये नहीं खाना है, बाकी आप जो चाहे खा सकते हो. ओके, so nutrition. And what is preventive medicine?
क्या सिर्फ बीमार को ठीक करना ही डॉक्टर का काम है? उसको बीमारी ना हो, सोसाइटी में हम प्रिवेंट कर सकें डिजीजेस को, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? सो दैट इज वाई प्रिवेंटिव मेडिसिन। और इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन इज अगेन अनदर सब्जेक्ट जिसको बहुत बोरिंग मानते हैं, बहुत ज्यादा उसको, बिकॉज जैसे फेज 1 में उसको एग्जाम नहीं देना है तो हमारे लिए उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये सब एस्पेक्ट, जब हम आपको गोल बता रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं कि आपके क्या रोल्स रहेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज आपको कम्युनिटी में ले जाएं या किसी हेल्थ सेंटर पे ले जाएं, तो मे बी यू मे फाइंड इट कि इट्स ओनली फन, बस में बैठ के जाएंगे, मस्ती करेंगे, आ जाएंगे। ऑफ कोर्स करो, बट वहां जाकर कुछ सीखने की कोशिश भी करो। आप ये भी समझने की कोशिश करो कि एक हॉस्पिटल सेटअप में पेशेंट आता है एक अलग तरह से, स्पेशली प्राइवेट क्लिनिक्स पे पेशेंट जिसकी पेइंग कैपेसिटी है वो ही पहुंचेगा। लेकिन जब आप पब्लिक हेल्थ सेंटर पे जाओगे, किसी पीएचसी पे या किसी रूरल हेल्थ सेंटर पे जाओगे, तो आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली हमारी कंट्री में किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं और आपको किस किस तरह के पेशेंट से डील करना पड़ेगा। हम अपने घर पे शायद ये इंश्योर कर लेते हैं कि मेड है या जो भी सर्वेंट है वो सोफे पे नहीं बैठ रहा है, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ रहा है, होता है हर घर में। बट हमारे क्लिनिक पे जो आएगा, हमें पता है क्या, या हम उससे पहले पूछेंगे क्या भाई क्या काम करते हो, स्वीपर हो, सर्वेंट हो, कौन सी कास्ट है, नहीं पूछते ना। तो वी विल डील विद ऑल पर्सन और हमको उनको वही अप्रोच से डील करना है एज आवर ओन फैमिली पर्सन। हमेशा ध्यान रखना व्हेन यू डील विद एनी पेशेंट, कई बार क्या होता है एज वी रीच टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बहुत स्ट्रेस होता है, मान लिया, बट उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। डोंट बी रूड टू द पेशेंट्स और देयर अटेंडेंट। जस्ट ये ध्यान रखो कि इसकी जगह हमारा भी कोई अपना होगा, क्योंकि ये एम्पैथी होना एज अ डॉक्टर बहुत मिसिंग है, इट इज रियली मिसिंग। बीइंग हार्श विद एनीबडी, मतलब ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, एनी मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम, दे शुड बिहेव एम्पैथेटिकली एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। आप कितना भी बड़ा आपसे ब्लंडर हो जाए या आपका मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन आपने उसको अगर एम्पैथेटिकली डील किया है, इट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है? तो एक लास्ट में दैट व्हाई अगेन मेडिसिन से, बिकॉज ऑल डिजीजेस हैव सम बायोकेमिकल बेस। कोई भी डिजीज है उसमें या तो कोई एंजाइम डेफिशिएंसी होगी या कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट होगा जिसका कोई बायोकेमिकल बेस है। लाइक द कॉजेटिव एजेंट में बी सम फिजिकल एजेंट। हमें पता है कई डिजीजेस जो हैं वो म्यूटेशंस की वजह से होती है। इन फॉर दैट कोई ट्रॉमा हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो गए, सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक शॉक, ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं। देन केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, सर्टेन टॉक्सिक कंपाउंड्स और इवन द थेरेप्यूटिक ड्रग्स, इनका भी कोई बायोकेमिकल बेस है। जैसे मैंने अभी बात करी थी स्टेरॉइड हार्मोन, ऐसे ही स्टेरॉइड ड्रग्स दी जाती हैं। लेमैन भी कहता है स्टेरॉइड देते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं। क्या है स्टेरॉइड, क्या ऐसा मैकेनिज्म है उसकी वर्किंग का जो स्टेरॉइड को इतना इफेक्टिव मानते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? हाँ वो तो है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि स्टेरॉइड ड्रग भी स्टेरॉइड हार्मोन की तरह ही एक्ट करती है, ओके, बट स्टेरॉइड का क्या मैकेनिज्म है वर्किंग का, दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज। हार्मोन्स मैंने बताया ना, एक तो प्रोटीन्स होते हैं, एक स्टेरॉइड्स होते हैं। और स्टेरॉइड किससे बनता है पता है, किससे बनते हैं? वेरी गुड, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉल है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल से बनते हैं सारे स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है? और उसमें आपने पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल का एक टिपिकल 27 रिंग कार्बन कंपाउंड होता है वो, जिसमें एक रिंग होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनका एक्ट करने का तरीका, उनका बायोकेमिकल बेस ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट। वो जाते हैं सेल पे, उनका एक्सेप्टर होता है और वहीं से वो सिग्नल अंदर ट्रांसड्यूस करते हैं, डायरेक्ट नहीं एंटर करते वो हार्मोन, ओके? देन सेल की वॉल पे जो इंड्यूसर होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करता है और उस सेकंड मैसेंजर के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं जिससे कि उस हार्मोन का एक्शन एग्जीक्यूट होता है। गॉट इट? दिस इज अबाउट द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोटीनस इन नेचर।
स्टेरॉइड हार्मोन एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन को, इट एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इट एक्ट्स ऑन आवर क्रोमोसोम, हमारे डीएनए पे एक्ट करता है, वहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके अटैच होता है, तो डायरेक्टली जेनेटिक बेस है उसका फंक्शन का। इसलिए स्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट होता है, इवन अगर कोई सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम है, बहुत जबरदस्त एलर्जिक कफ है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, देन द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स हिम विद स्टेरॉइड कि आप अभी ये ले लो 2 दिन, आपको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, देन वी सो इट गिव्स एन इंस्टेंट रिलीफ बिकॉज इट इज वर्किंग डायरेक्टली ऑन आवर जेनेटिक बेस, हमारे न्यूक्लिक एसिड पे वर्क कर रहा है। बट एट द सेम टाइम स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। ओके, so that is why a judicious use of steroids is required. Biological agents like viruses, bacteria, fungi and certain other parasites. Lack of oxygen भी बहुत सारी pathologies cause करता है, right from loss of blood supply, depletion of the oxygen carrying capacity of blood, poisoning of the oxidative enzyme. ऑक्सीजन नहीं होगी, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले हैम्पर होगा? ब्रेन, हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड देन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। ओके, ये दोनों भी कई सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस के रीजन है। तो ये सारे कंसेप्ट अंडर बायोकेमिस्ट्री आएंगे। ऑल दीज हैव सर्टेन बायोकेमिकल बेसिस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जितने भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है उनका तो बेस है ही ना कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी, इस मिनरल की डेफिशिएंसी है। एंड देन दी एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, दैट इज हार्मोनल डेफिशिएंसीज, एंड देयर ओवर सिक्रीशन कैन आल्सो बी हार्मफुल। हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म भी है। So in the end we say that biochemical studies they contribute to diagnosis, prognosis as well as treatment. Diagnosis का मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, what is prognosis? Yes? Okay, prognosis का कोई और better define करेगा? So what is poor prognosis? Prognosis can be good, it can be bad. ठीक है, बैड भी हो सकता है। तो प्रोग्नोसिस इज फोरसाइटिंग के आगे फ्यूचर क्या है। एक पेशेंट क्रिटिकली इल है, तो व्हेन द टू क्लिनिशियंस विल टॉक दे विल से व्हाट इज द प्रोग्नोसिस। आप अटेंडेंट को समझाओगे कि प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, वी आर ट्राइंग हार्ड। तो प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस कहाँ पे काम आता है? जहाँ वैक्सीनेशन की बात है, ठीक है। या एक बहुत कॉमन इंसिडेंस होता है नीडल स्टिक इंजरी, ओके, तो उसके अंदर प्रोफाइलैक्टिक हमको अप्रोच से काम करना पड़ता है, यानी उसको अज्यूम करते हुए, बिकॉज वी अज्यूम दैट एवरी पेशेंट कैन बी इन्फेक्शियस, एवरी प्रिक कैन बी इन्फेक्शियस, तो उसके हिसाब से उसका प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इज टू एंटिसिपेट क्या रिजल्ट आगे हो सकता है, टू प्रिडिक्ट। So there are various biochemical markers which are prognostically important, कि आज अगर उनका वैल्यू थोड़ा सा डीरेंज है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि अगर कोलेस्ट्रॉल किसी पेशेंट का हम कहते हैं 200 के ऊपर रह रहा है रेगुलर, तो वो इट इज अ प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। गॉट इट? एंड देन ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स यू नो, ट्रीटमेंट में भी बायोकेमिकल एस्पेक्ट है। अगर आपको कोई MI का पेशेंट है, इन्फार्क्ट का पेशेंट है, तो उसको एंटीकोएगुलेंट देने होंगे। अब जब एंटीकोएगुलेंट दोगे तो फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है। अगर वो एक लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है तो हमको उसके डोज को कम करना पड़ेगा। अभी कोविड में इकोस्प्रिन दिया गया था, क्या बेस था, कोई जानता है क्या उसका? इकोस्प्रिन एक एस्पिरिन जो है, उसका क्या वो होता है, वो थोड़ी ब्लड को थिनिंग कर देती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, बिकॉज वो क्लॉटिंग को हैम्पर करती है, इनहिबिट करती है। तो वाई? बिकॉज कोविड में एक ये फेयर था कि द वायरस, उसकी वजह से कुछ एम्बोलिज्म टाइप हो रहा है, इंटरनल क्लॉट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए इकोस्प्रिन वाज प्रिस्क्राइब्ड। एंड इमेजिन यंग पर्सन्स वर मोर
इन्फेक्टेड, बिकॉज कई ओल्ड एज पर्सन ऑलरेडी इकोस्प्रिन ले रहे हैं। तो जो ऑलरेडी इकोस्प्रिन पे थे ना, वो एक्सपोज होकर भी दे डिडंट गेट दैट सिक या दे डिडंट गेट इन्फेक्टेड। लेकिन बिकॉज यंगस्टर्स वी आर नॉट टेकिंग इकोस्प्रिन, हमको कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं है, तो उनमें ज्यादा इम्पैक्ट भी आया। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव यू नो व्हाट ऑल हैपेंड अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, बट हमने काफी डिस्कस कर लिया है, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू दिस डिटेल। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डी की डेफिशिएंसी, ऑल सबके बायोकेमिकल बेसिस हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या करता है, उसमें क्या कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है, सबके बायोकेमिकल बेस हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस, डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है। These are just examples. ट्यूमर मार्कर्स भी आप लोग पढ़ेंगे, बायोकेमिकल बेस ऑफ कैंसर। ओके, अनहेल्दी या अनकंट्रोल्ड डिवीजन, सेल डिवीजन इज कैंसर। तो फिर उसका बायोकेमिकल बेस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ विटामिन हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। कोई बताएगा मुझे कौन सा एक विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल डिवीजन? यस, विटामिन डी डायरेक्टली सेल डिवीजन में नहीं है, वो तो एंटीकोएगुलेंट। फोलिक एसिड, ठीक है, फोलेट और फोलिक एसिड जो है वो एक तो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। फोलिक एसिड मीथेन ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ये ऐसे रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। तो फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर थायमीन से यूरेसिल बनना है या यूरेसिल से थायमीन बनना है, यानी डीएनए एंड आरएनए प्रोडक्शन। डीएनए एंड आरएनए प्रोडक्शन कहाँ जरूरी है? सेल डिविजन के लिए। सो द फर्स्ट थिंग, इफ अ वुमन इज कंफर्म विद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, गायनेकोलॉजिस्ट क्या प्रिस्क्राइब करता है? फोलेट। कि फोलवाइट एक टैबलेट स्टार्ट कर दो, वो तो वो उसको फोन पे ही बोल देती है गायनेकोलॉजिस्ट। व्हाई? बिकॉज उस फीमेल शी इज एन एक्सपेक्टिंग मदर, उसको सेल डिविजन के लिए फोलेट सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड, कैंसर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो हमें फोलेट की एक्टिविटी को कम करना है। तो एक ड्रग होती है मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट ड्रग देते हैं जो कि इनहिबिट करती है फोलेट को। गॉट इट? तो ये बायोकेमिकल बेस। So with this, now the books that we recommend, one is textbook of biochemistry by D.M. Vasudevan, Sri Kumari। इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, 10th एडिशन। बट अगर आपको अपने सीनियर्स या कोई आपके घर फैमिली में है, जैसे ये बुक है आपके पास ऑलरेडी, तो अगर आपके पास 9th एडिशन है तो दैट वुड ऑल्सो सफाइस। यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस 10th एडिशन, कुछ नया अपडेट है तो यू कैन डिस्कस, ठीक है। Another very good book that we usually prescribe is Textbook of Medical Biochemistry by Dr. Dinesh Puri. He is again a very senior biochemist, an expert of biochemistry. और इनकी बुक में बहुत एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा, the applied aspect, केस स्टडीज काफी सारी दी हैं इन्होंने। तो इसका भी अभी एक नया एडिशन आया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इट इज जस्ट टू बी पब्लिश, द 5th एडिशन अभी जब जो चल रहा है, दैट इज द 4th एडिशन। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम अप विद अ सजेशन, लिपिनकॉट में थोड़ा इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की है, बट फॉर योर phase 1 completion आई थिंक यू कैन ऑलवेज गो फॉर वासुदेवन और दिनेश पुरी। these two books, any of these two books can be helpful। इसमें भी लिपिनकॉट में एक्चुअली एक तो आता है जो कि ग्लोबल है और एक ये साउथ एशियन एडिशन अभी नया निकला है, तो इसमें थोड़ा सा फिर भी सिंप्लीफाइड है। इसमें बेटा थोड़ा इंग्लिश का जो वो है ना, और यूजुअली क्या होता है जो फॉरेन बुक्स हैं, लाइक अर्लियर देयर वाज अ बुक विच वी यूज्ड टू रीड, हार्पर, बट हार्पर जो है ना वो बुक इस फॉर्म में लिखी गई है कि आप उसके सीधे लेटेस्ट एडिशन को पढ़ोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि वो तो एडवांसेस की बात करते हैं। दे अज्यूम कि अगर मैं 30th एडिशन पढ़ रही हूँ तो मैं पहले के एडिशन पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो वी डोंट प्रिस्क्राइब हार्पर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में बोल सकते हैं।
और जो आप पूछ रहे हो बेटा साउथ एशियन एडिशन है, क्योंकि इसको जो नया अपना करिकुलम है ना उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा रीफ्रेम किया है। या एंड दिस मैनुअल आपको जो लोग बच्चे प्रैक्टिकल में गए थे उन्हें बता भी दिया होगा। दिस इज अ मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री विच ऑल ऑफ यू हैव टू परचेज। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के साथ में ये मैनुअल जो है ये भी चलेगा। एंड whenever you are coming for your practicals, make sure you carry this manual with you along with your practical record, जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आता है ना। लेकिन बहुत थिन मत लेना, बिकॉज देर आर मेनी प्रैक्टिकल्स यू विल बी डूइंग। वैसे जो बुक सेलर्स हैं वो महात्मा गांधी के कवर वाला भी देते हैं, बट हम कोई अपनी तरफ से फोर्स नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।